हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्किट थ्योरी जिसे नेटवर्क थ्योरी भी बोला जाता है उससे रिलेटेड टॉप 10 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे। अगर आप लोग अभी तक बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चन और नेटवर्क थ्योरी का पार्ट 1 to 6 जिसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं अगर नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कंपेयर पावर कंजम्पशन ऑफ टू डिफरेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि दो रेजिस्टेंस है R1 और R2 और इसमें देखना है कि एक अगर सीरीज में लिया हुआ है, जैसे ये सीरीज है और ये पैरेलल है, ये R1 है ये R2 है। हम लोग एज्यूम करते हैं कि R1 जो है ग्रेटर देन R2 है। अगर R1 ग्रेटर देन R2 है, सेम केस इसमें है पैरेलल वाले में R1 ग्रेटर देन R2 है और सीरीज का हमको पता होता है कि इसमें करंट हमेशा सेम होता है, R1 और R2 में सेम होगा। कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच हो, सपोज इसके क्रॉस भी हो, लेकिन करंट दोनों में सेम रहेगा। और पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला हमको पता है I²R। R यहाँ पे R1 भी हो सकता है या फिर R2 भी हो सकता है। तो इसी के अनुसार हम देख सकते हैं इन केस ऑफ सीरीज अगर करंट सेम है और रेजिस्टेंस R1 ज़्यादा है तो पावर कंजम्पशन इस R1 में ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू I²R2। तो इन केस ऑफ सीरीज R1 में पावर कंजम्पशन ज़्यादा है, लेकिन अब पैरेलल में देखें तो पैरेलल में हमेशा वोल्टेज किसी नोड के क्रॉस हमेशा सेम होता है। अगर इस और इस नोड के क्रॉस वोल्टेज भी है तो पावर का फॉर्मूला अगर कांस्टेंट वोल्टेज के लिए देखें तो V²/R1। इसको अगर आप करंट से भी निकालेंगे, इसके क्रॉस करंट और इसके क्रॉस करंट, तब भी सेम चीज़ आएगा, क्योंकि हमें क्या है वेरिएबल फिर क्रिएट करना पड़ेगा। I1 = V/R1 हो जाएगा उसी तरह, लेकिन आएगा जो आउटपुट आएगा हम लोग का सेम आएगा। तो इन केस ऑफ R1 V²/R1 हो गया और दूसरे केस में V²/R2, लेकिन R1 ज़्यादा है R2 से, तो R1 में पावर कंजम्पशन पैरेलल में कम होगा क्योंकि ये डिनोमिनेटर में आ रहा है, R2 में ज़्यादा होगा। तो ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। आंसर अब आप लोग को क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज इम्पीडेंस मैचिंग। देखिए ये भी बहुत बार पूछा जाता है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक का स्टूडेंट हो या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का हो तो उनसे पूछा जाता है कि हम लोग इम्पीडेंस मैच क्यों करते हैं। बहुत जगह पे देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वहाँ पे इम्पीडेंस मैचिंग का यूज होता है, जैसे एम्पलीफायर हो या स्पीकर हो, वो सब सारे जगहों पे ट्रांसफार्मर भी उसके अंदर यूज किया जाता है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। तो क्यों किया जाता है, तो इसका 2-3 मेन रीज़न है, उसके बाद और भी रीज़न है, लेकिन हम लोग मेन रीज़न देखते हैं कि क्या होता है। जैसे हम लोग कोई सिग्नल देते हैं, इनपुट सिग्नल, तो हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र में पढ़ते हैं कि जब भी आउटपुट इम्पीडेंस सेम होता है इनपुट इम्पीडेंस से, यानी कि सोर्स इम्पीडेंस, तो इम्पीडेंस यानी रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस के बराबर हो इन केस ऑफ डीसी, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है। तो जब हम लोग को आउटपुट मैक्सिमम पावर चाहिए तो आउटपुट जो रेजिस्टेंस होना चाहिए वो सेम होना चाहिए इंटरनल रेजिस्टेंस से। तो ये जो हम लोग को ट्रांसफार्मर दिया गया है इस केस में या लगाया जाता है, ये क्या करता है, इम्पीडेंस मैचिंग का काम करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे 8 टर्न्स है, यहाँ पे 2 टर्न्स है, यानी कि 4:1 में है, और यहाँ पे 4 ओम है, और यहाँ पर कितना है 0.25 ओम। अगर ये सेकेंडरी टू प्राइमरी जाता है तो क्या होगा 4/4 ओम है, और रेशियो कितना है 4/1 का स्क्वायर, तो ये भी 0.25 आ रहा है, यानी कि दोनों का रेजिस्टेंस सेम हो गया। एक चीज़ और हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी पावर सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं कि ZC कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस इक्वल टू लोड इम्पीडेंस होता है, तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 होता है, यानी कि जो रिफ्लेक्शन होता है सिग्नल उसका 0 वैल्यू होता है। आइडियल केसेस में थोड़ा बहुत आ सकता है अगर रियलिस्टिक में देखा जाए तो 2 मेन रीज़न हुआ कि एक तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र के लिए होता है, दूसरा होता है कि वहाँ से रिफ्लेक्शन सिग्नल का ना हो, रिफ्लेक्शन मिनिमम टू मिनिमम हो, तो इसलिए हम लोग अदर इक्विपमेंट लगा के इम्पीडेंस मैचिंग करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज लीनियर एंड नॉन लीनियर सर्किट।
जैसे हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं, जब हम लोग पार्ट 1 to 6 डिटेल में डिस्कस कर रहे थे हर क्वेश्चन का। ये टॉप 10 क्वेश्चन है जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड होता है, लेकिन वो अगर आप पूरा पढ़ना चाहते हैं नेटवर्क थ्योरी तो पार्ट 1 to 6 देख सकते हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। तो लीनियर नॉन लीनियर सर्किट के बारे में पूछा जाता है कि आप कैसे पता करेंगे कि नॉन लीनियर है या नॉन लीनियर है। तो देखिए, इसके लिए आपको दो कंडीशन सेटिस्फाई कराना होगा। एक तो एडिटिव, जिसे सुपरपोजिशन भी बोलते हैं कभी कभी, और इसे एक होमोजेनिटी। सुपरपोजिशन में क्या होता है कि जब जैसे हमारा कोई फंक्शन है एच एक्स, इसमें V1 वैल्यू पे कुछ आउटपुट आएगा, V2 वैल्यू पे कुछ आउटपुट आएगा। ये जो आउटपुट दिखाया गया है V1 और V2 को, और दोनों को जोड़ते हैं। अगर सेम चीज़ हम V1 प्लस V2 इनपुट में रखते हैं, अगर आउटपुट सेम आता है तो ये लीनियर है। कब? जब दोनों सेटिस्फाई करेगा। लेकिन एडिटिव हो रहा है जब HV1 प्लस HV2 इक्वल टू HV1 प्लस V2 पे सेम आ रहा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया। लेकिन अगर लीनियर होना है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना पड़ेगा। होमोजेनिटी क्या होता है वो देखते हैं। जैसे यहाँ पे HKV1, पहले HV1 पे निकालते थे लेकिन K टाइम्स कर दी, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। अगर वही वैल्यू HV1 पे जो निकाले, अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें सिर्फ K से, जो हमारा वेरिएबल था उसमें मल्टीप्लाई नहीं करके जो आउटपुट है HV1 में उसमें करें, तो जो दोनों का वैल्यू आएगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों अगर सेम आता है तो ये होमोजेनिटी का कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि ये जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो लीनियर होता है। जैसे रेजिस्टेंस लीनियर डिवाइस है, लीनियर सर्किट में यूज होता है, इंडक्टेंस में यूज होता है, कैपेसिटेंस, ये सब लीनियर सर्किट होता है। लेकिन अगर आप लोग नॉन लीनियर देखें तो डायोड का अगर आप लोग ग्राफ भी देखे होंगे तो कुछ अलग सा ही आता है। और जैसे ट्रांजिस्टर हो गया, इंडक्टेंस में भी क्या होता है कि जब एयर कोर होता है तो वो लीनियर होता है, उसमें करंट और फाई का जो रिलेशन होता है, तो इस तरह से। लेकिन अगर वही चीज़ हम लोग आयरन कोर इंडक्टेंस में देखें तो उसका ग्राफ कर्वेचर टाइप पे हो जाता है, मतलब वो नॉन लीनियर हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज एक्टिव एंड पैसिव एलिमेंट? देखिए, एलिमेंट एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, लेकिन हम लोग कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे? तो इसके लिए टू कंडीशन सेटिस्फाई अगर होता है, कोई एक होता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये एक्टिव एलिमेंट है। जैसे अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कोई कंट्रोल कर रहा हो एक्सटर्नल सिग्नल से, तो वो एक्टिव एलिमेंट है। या कोई पावर एम्प्लीफिकेशन, पावर एम्प्लीफिकेशन में क्या हो सकता है, वोल्टेज को एम्प्लीफाई करे या करंट को एम्प्लीफाई करे। अब हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्स्ट वाले केस में ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर में क्या होता है कि एक्सटर्नल सोर्स से हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज गेन करते हैं या करंट गेन करते हैं। तो वो क्या है कि एक तरह से एक्टिव एलिमेंट हुआ, लेकिन इसमें पावर रिक्वायर्ड होता है जो कि एक्सटर्नली दिया जाता है। लेकिन इसके अंदर जो सिस्टम होता है वो एम्प्लीफाई कर रहा है कि इसको, वोल्टेज और करंट को। तो इस तरह से ये एक्टिव एलिमेंट हुआ। उसी तरह मॉसफेट भी वोल्टेज गेन करता है या करंट गेन करता है, या उसमें जो इलेक्ट्रॉन कंट्रोल होता है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को हम लोग कंट्रोल करते हैं मॉसफेट के केस में, कि हम लोग अगर वोल्टेज बढ़ाएं या करंट बढ़ाएं, इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे एम्पलीफायर में क्या होता है कि एम्पलीफाई करता है किसी भी सिग्नल को, यानी कि जो लेवल रहता है उसको अपग्रेड करता है। तो ये एम्प्लीफिकेशन जो होता है उसे गेन कहते हैं। तो गेन में क्या हो गया कि वो पैसिव एलिमेंट नहीं हुआ बल्कि एक्टिव एलिमेंट हुआ। उसी तरह से अगर हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं गेट का, लॉजिक गेट्स का, तो वो क्या होता है, एक्सटर्नल सिग्नल वाला फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल करता है। अब हम लोग एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे डायोड हुआ। डायोड में क्या हुआ कि आप कोई भी सिग्नल से इसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर पॉजिटिव इनपुट है तो ये करंट फ्लो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। उसी के जगह पे हम लोग SCR लेते हैं। SCR में क्या होता है, फायरिंग सर्किट होता है जो कि ये कंट्रोल करता है किसको, आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके अंदर कंट्रोल होता है और ये कंडक्ट करता है। तो ये क्या एक्टिव एलिमेंट हुआ। तो अब आप लोग डिफरेंस समझ रहे होंगे कि क्या होता है। जैसे पैसिव में रजिस्टर पे हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, कैपेसिटर पे फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या पावर गेन नहीं कर सकते हैं। तो दोनों में कोई एक कंडीशन ये सेटिस्फाई हो या ये सेटिस्फाई हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक्टिव एलिमेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मैक्सिमम
पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड है, मतलब अगर 10 में सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो यही होता है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही बनता है। तो इस केस में हम लोग जैसे पहला केस डीसी में देखते हैं, ये क्या है कि इंटरनल रेजिस्टेंस विद वोल्टेज है। अगर हम लोग को आउटपुट यहाँ पे है, ये लोड है, इस लोड के क्रॉस मैक्सिमम पावर चाहिए, तो क्या करना होगा? तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो उस समय डेरिवेशन करते हैं, तो यहाँ पे जो RL का वैल्यू होता है, अगर RS के बराबर हो जाए तो हम लोग को मैक्सिमम पावर मिलता है। मतलब अगर 100 वाट मिल रहा है तो उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अगर इसको हम चेंज करते हैं, RL को बढ़ाते हैं घटाते हैं, तो वो 90 वाट दे सकता है, 10 वाट दे सकता है, लेकिन 100 से ज़्यादा नहीं देगा। जब भी अगर मान लिया मैक्सिमम के केस में जो 100 वाट दे रहा था, तो एक चीज़ और है कि जब हम लोग AC सर्किट लेते हैं, कभी कभी AC सर्किट के बारे में पूछ दिया जाता है कि AC सर्किट में क्या होगा। तो AC सर्किट में हम लोग को पता है कि ये ZS होगा और ये Z लोड होगा। सपोज ZS मेरा आ गया R प्लस J ओमेगा L, या कुछ आया इस तरह से इक्विवेलेंट आया, तो Z लोड जो होना चाहिए इसका कॉन्जुगेट होना चाहिए। समझ रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि कॉन्जुगेशन इसका आ रहा है, तब जाके मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। ये AC के केस में है, क्योंकि जो इमेजनरी पार्ट एग्जिस्ट करेगा वो AC के केस में एग्जिस्ट करेगा। दूसरा केस ये बोला जाता है कभी कभी कि सपोज आपको सिर्फ रेजिस्टेंस लेना है, ये वाला पार्ट नहीं लेना है, ये हटाना है, तो इसका जो R डैश का वैल्यू क्या होगा? तो ये जो मॉड आएगा, यानी कि R स्क्वायर प्लस ओमेगा L होल का स्क्वायर रूट अंडर वही R डैश हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम का यूज किया जाता है। अब एक चीज़ यहाँ से और भी पूछ लिया जाता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र पे इफ़िशियंसी कितना होता है, क्या वो 100% होता है, सबसे ज़्यादा होता है? तो इसका आंसर बिल्कुल गलत है कि 100% नहीं होगा, और ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र और इफ़िशियंसी से कोई ज़्यादा रिलेशन नहीं है, यानी कि लोड का वेरिएशन से इफ़िशियंसी का रिलेशन रहता है। जैसे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र पे इफ़िशियंसी 50% होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे लोड का, RL का वैल्यू बढ़ता चला जाएगा, इफ़िशियंसी 10 to 100% की ओर बढ़ता चला जाएगा, मतलब 50% से बढ़ता हुआ चला जाएगा। लेकिन अगर लोड को घटाएंगे तो इफ़िशियंसी 50% से कम होता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हुआ था वो सिर्फ उसी कंडीशन में होगा जब RL इक्वल टू RS होगा। अगर 100 वाट उस समय हुआ था, तो या तो हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, पावर का जो आउटपुट पे पावर होगा वो कम होगा, भले ही इफ़िशियंसी आपका बढ़ जाए। जैसे ही रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे इफ़िशियंसी ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि इफ़िशियंसी इक्वल टू होता है P आउट अपॉन P इनपुट। तो इस केस में आपका आउटपुट बढ़ता चला जा रहा है कंपेयर टू जो डिसिपेशन यहाँ पे हो रहा है रेजिस्टेंस RS के पास, लेकिन जो आउटपुट मैक्सिमम पावर है वो उतना नहीं आ पाएगा। तो इफ़िशियंसी हम लोग बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आउटपुट पावर के लिए कंडीशन वही होगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस होता है एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ रिजोनेंस। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो भी इंटरव्यूअर रहता है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी कोई सर्किट होता है तो उसमें क्या होता है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। सेम फेज होने का मतलब है कि अगर करंट और करंट का ग्राफ इस तरह से है तो वोल्टेज का भी इसी तरह से कुछ रहेगा, मतलब जो जीरो क्रॉसिंग है दोनों में सेम रहेगा। सेम रहेगा तो इस तरह से हम लोग अब समझ सकते हैं कि दोनों का फेज सेम है, यानी पावर फैक्टर 1 होगा। और अगर पावर फैक्टर 1 है यानी कि रिएक्टिव पावर उस सर्किट में इक्विवेलेंट जीरो है, रिएक्टिव पावर का सम जीरो है। ऐसा नहीं कि रिएक्टिव पावर नहीं है, रिएक्टिव पावर जनरेट होता है। अगर मान लिया सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट है तो वो तो रेजोनेंस नहीं बोल सकते, उसके अंदर इंडक्टिव सर्किट या कैपेसिटिव सर्किट होना बहुत ज़रूरी है, तभी वहाँ पे रेजोनेंस क्रिएट होगा। जैसे इस केस में हम लोग देखते हैं ये सीरीज है, सीरीज रेजोनेंस इसमें क्रिएट होगा। तो रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है कि इम्पीडेंस रेजिस्टिव होना चाहिए, यानी कि जो इम्पीडेंस मेरा आ रहा है यहाँ पे जे ओमेगा एल माइनस जे 1 अपॉन ओमेगा सी, तो अगर इस केस को जीरो कर दें तो मेरा रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा। अगर इस केस को जीरो करते हैं तो ओमेगा क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर एल सी हो जाएगा। तो ये मेरा रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी आ गया।
लेकिन ये फ्रीक्वेंसी पे क्या होगा, रेजोनेंस एग्जिस्ट करेगा सिस्टम में। अगर हम लोग इम्पिडेंस का ग्राफ बनाएं तो इम्पिडेंस क्या था, जैसे हम लोग रिएक्टिव पार्ट का, तो ओमेगा एल तो इस तरह से बढ़ता चला जा रहा है। अगर ये जेड करें और ये ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड, तो ये ओमेगा एल का है। उसी तरह से 1/ओमेगा c का कुछ आएगा, इस तरह से आएगा ग्राफ। लेकिन अगर इक्विवेलेंट की बात करें तो इक्विवेलेंट कुछ ऐसा आ जाएगा, दोनों को मिला के, जो कि रिएक्टिव इम्पिडेंस हम बोल रहे हैं, तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। बाकी बाद में जाके लीनियर होगा, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बाद में चेंज होना बहुत कम कर देगा और ये हमेशा लीनियर इनफाइनाइट रेंज तक चला जाएगा। तो जब ये और ये वैल्यू सेम आएगा तो उस समय ये आएगा रेजोनेंस का कंडीशन। यहीं पे आता है ओमेगा, जो कि इक्वल टू 1/√LC था, जहाँ पे दोनों इम्पिडेंस मतलब इंडक्टिव और कैपेसिटिव सेम हो रहा हो। तो अब हम लोग देखते हैं कि कभी कभी इसका इम्पिडेंस का ग्राफ, टोटल इम्पिडेंस बोले तो R+j⍵L -j1/ωc। तो पहले क्या था हम लोग देखते हैं, रेजिस्टेंस है तो कुछ तो वैल्यू रहेगा शुरू में। तो पहले क्या होता है कि जो हम लोग मॉड जेड ले रहे हैं, मॉड जेड की बात किया जा रहा है, जो कि R+j⍵L -j1/ωc, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ये सपोज करिए कि ओमेगा रेजोनेंस जो कि है ये ओमेगा, तो इस पे रेजोनेंस एग्जिस्ट कर रहा है जिस पे मिनिमम इम्पिडेंस आ रहा है। ठीक है, तो इधर क्या है कि डोमिनेंट कौन करेगा, फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से कम है, यानी कि इधर कैपेसिटिव होगा, इधर इंडक्टिव होगा। लेकिन करंट में सेम चीज़ इधर क्या हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, क्योंकि मिनिमम पे मैक्सिमम करंट होगा। ये वाला कैपेसिटिव होगा और इधर इंडक्टिव होगा। कैपेसिटिव क्या होता है, लीडिंग होता है, इधर लैगिंग हो जाएगा। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि किस तरह से ग्राफ पूछा जा सकता है, आपको आंसर उसी के अनुसार देना है। उसी तरह हम लोग एक और कंडीशन लेते हैं जिसमें पैरेलल रेजोनेंस होता है। पैरेलल रेजोनेंस में क्या होता है, हम लोग वाई लेते हैं। वाई बोले तो इन्वर्स ऑफ इम्पिडेंस, तो 1/R प्लस 1/j⍵L -j⍵c प्लस j⍵c। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस पार्ट को हम लोग अगर जीरो कर दें तो मेरा काम बन जाएगा। तो सेम उसका आंसर आएगा LC। इस पे रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ पे इन्वर्स है, यानी कि ये जब वैल्यू मिनिमम हो रहा है, टोटल वैल्यू मिनिमम हो रहा है, तो ये इन्वर्स में है, यानी कि जेड इम्पिडेंस मैक्सिमम होगा कब, रेजोनेंस पे। तो उसका हम लोग ग्राफ देख लेते हैं कि क्या ग्राफ होगा। तो उसी के अनुसार फिर देखेंगे कि ग्राफ किस तरह से होगा। एक चीज़ और हम लोग सीरीज में भूल गए कि जैसे ये ग्राफ बन रहा है तो बाद में जाके लीनियर हो जाता है इस तरह से, क्योंकि बाद में जो इंडक्टिव इम्पिडेंस है ओमेगा एल, वो डोमिनेट करता है 1/ωc के कंपेरिजन में, क्योंकि ये वैल्यू बहुत नेग्लिजिबल डिफरेंस का आता है। तो ये बिल्कुल इस तरह से नहीं होता है, ये थोड़ा ऐसे हो जाता है इन केस ऑफ सीरीज। उसी तरह पैरेलल में भी हम लोग देखेंगे, जेड तो हम लोग देख लिए कि मैक्सिमम पे होगा। तो अगर ओवरऑल जेड का ग्राफ बनाया जाए तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा चला जाता है। तो अब आप लोग समझ सकते हैं कि क्या मतलब यहाँ पे डिफरेंसेस आ रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पैरेलल में मैक्सिमम इम्पिडेंस हो रहा है, यानी कि करंट का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, यानी उल्टा हो जाता है दोनों के केस में। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज क्वालिटी फैक्टर। इसी में क्वालिटी फैक्टर पूछा जाता है कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, तो ये देख रहे हैं, ये जो रेजोनेंस का जो फ्रीक्वेंसी बन रहा है, ये रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी है। तो ये रेजोनेंस का फ्रीक्वेंसी जो है इस तरह से यहाँ पे आ रहा है, ये जो इस तरह से बन रहा है, ये क्या है, जितना ज़्यादा स्टीप रहेगा उतना ज़्यादा क्वालिटी इसका बेटर होगा। जब हम लोग FM पे कभी सुनते हैं तो कभी कभी क्या होता है, वॉइस किसी दूसरे चैनल का उस पर आते रहता है, यानी कि उसका क्वालिटी उतना अच्छा नहीं है, क्वालिटी फैक्टर नहीं है। उसका जो स्टीफनेस है ग्राफ का, जैसे जितना अच्छा रहेगा स्टीफनेस उतना अच्छा क्वालिटी देगा। क्योंकि ये जो रेंज होता है, हम लोग कंसीडर क्या करते हैं कि जो मतलब जो मैग्नीट्यूड A आ रहा था, A/√2 तक कंसीडर करते हैं, जिसको हम लोग
कंसिडरेशन में लेते हैं कि उसको हम लोग रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी फैक्टर का कुछ डेफिनेशन दिया गया है, उसको देखते हैं। तो अगर इस केस में देखा जाए तो इसको यहाँ तक कंसिडर किया जाएगा, इसमें यहाँ तक किया जाएगा। मतलब अगर ए एम्पलीट्यूड का आ रहा था तो a/√2 बोले तो पावर हाफ तक, मतलब a²/2 तक कंसिडर किया जाएगा। अगर फॉर्मूला से देखें Q यानी क्वालिटी फैक्टर, तो एनर्जी स्टोर्ड अपॉन एनर्जी लॉस पर पीरियड। तो अगर हम एक चीज़ में देखते हैं, मतलब कैपेसिटर नहीं इंडक्टर की बात कर लेते हैं, किसी में भी देख सकते हैं, एनर्जी स्टोर क्या होता है, हाफ L/A² होता है। एनर्जी लॉस पर पीरियड यानी कि I² अपॉन R अपॉन 2, ठीक है, इनटू 1 पीरियड क्या होगा, 1/F, ठीक है। तो 1/F हुआ। तो यहाँ पे अब देख सकते हैं कि इसको जब सॉल्व करेंगे, ये जब कंडीशन हम लोग लिखे हैं कि 2π इंटू हाफ L/A² अपॉन हाफ I²R, I यहाँ पे मैक्सिमम है, इंटू 1/F, तो ये कुछ ω/L/R आ जाएगा। अगर उसी तरह से ये आ जाएगा इसके लिए, ये हो गया सीरीज के लिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है। जैसे हम लोग पिछले केस में ये इंडक्टेंस देखे, ये रेजिस्टेंस, ये कैपेसिटेंस, यहाँ पे कोई वोल्टेज सोर्स है, अगर इसके क्रॉस C है, ये L है, ये V है, तो अगर रेजोनेंस होगा तो उसके क्रॉस भी V आएगा, और V आएगा मतलब करंट V/R आएगा। अगर यही करंट को मल्टीप्लाई कर दें I इंटू ω/L, अगर ये मान लिया 5 भी आ रहा है, यानी कि इसका क्वालिटी फैक्टर 5 है, यानी 5 टाइम्स ये मैग्नीफाई कर रहा है सिग्नल को। इसका मीनिंग ये, अगर यहाँ पे 10 भी आ रहा है तो इसका मतलब ये 10 क्वालिटी फैक्टर है, तो ये इसका सिग्निफिकेंस ये होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ थेवेनियन थ्योरम। देखिए थेवेनियन AC और DC दोनों के लिए वैलिड है। तो थेवेनियन में क्या बोला जाता है कि कोई भी सर्किट हो, उसे अगर हम एक वोल्टेज सोर्स और एक इम्पीडेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर सिर्फ DC है तो रेजिस्टेंस आएगा सिर्फ, अगर मान लिया AC है तो रेजिस्टेंस प्लस सब इंडक्टिव पार्ट आएगा, तो उसे हम लोग थेवेनियन थ्योरम कहते हैं। थेवेनियन थ्योरम से हम लोग निकालते हैं, जैसे ये मान लिया कि लोड है, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज चाहिए, तो ये क्या कर देंगे, ओपन सर्किट रखेंगे और इसके अक्रॉस वोल्टेज जो आएगा वो भी थेवेनियन आ जाएगा। और फिर क्या करेंगे, अगर इम्पीडेंस निकालना है तो जितना भी वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे अगर मान लिया कि वोल्टेज सोर्स है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होता है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे। अगर वही करंट सोर्स हुआ तो वो क्या होता है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होता है, तो उसको ओपन सर्किट कर देंगे, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग इसके क्रॉस इक्विवेलेंट निकालेंगे और ये Z आ जाएगा, और लोड जो लगाना है हम लोग लगा सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। इस केस में मान लिया कि अगर इनफाइनाइट आ गया ये वाला सिस्टम, ये इनफाइनाइट आ गया, ये वाला जो Z थेवेनियन है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि इसके करंट 0 हो जाएगा, ये सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ नॉर्थन थ्योरम। जैसे अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन में देखे कि जो थेवेनियन थ्योरम था उसी का ड्यूल नेचर होता है नॉर्थन थ्योरम, जिसको इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि वोल्टेज सोर्स विथ रेजिस्टेंस इन सीरीज को कन्वर्ट कर सकते हैं करंट सोर्स विद द पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस जो भी है, और ये भी AC सर्किट के लिए वैलिड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट करंट अगर हमको निकालना है तो यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और इसमें जितना करंट आएगा उसको ले लेंगे, और फिर इसको क्या करेंगे, ओपन करके इसके क्रॉस जो भी इंटरनल सोर्स है उस रेजिस्टेंस उसके में कन्वर्ट करके Z थेवेनियन निकाल कर कर सकते हैं। अगर ये वैल्यू 0 के अप्रॉक्स आ रहा है तो ये एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि जितना भी करंट है सारा इधर फ्लो करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस का कुछ वैल्यू होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या है कि किसी भी सर्किट को एज ए करंट सोर्स और विद द पैरेलल इम्पीडेंस में कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ लूप एंड मेश। देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं नेटवर्क और सर्किट में क्या डिफरेंस होता है। नेटवर्क मतलब कुछ भी हो सकता है, ये भी नेटवर्क है, मतलब ओपन हो क्लोज हो कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो सर्किट होता है हमेशा क्लोज होता है। उसी तरह लूप मतलब एक क्लोज सर्किट होता है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी लूप हो सकता है। जैसे ये जो बाहर है इसके अंदर भी कोई लूप बन रहा है, यानी कि कोई क्लोज लूप बन रहा है। लेकिन मेश क्या होता है कि एक ऐसा लूप जिसके अंदर कोई लूप ना हो, मतलब ये मेश होगा, ये एक मेश होगा, मतलब ये जो मेश होगा
ये एक मेस होगा, मतलब ऐसा क्लोज सर्किट जिसके अंदर कोई लूप ना बने, कोई मेस ना बने। तो मेस इज़ ए लूप बट लूप इज़ नॉट द मेस, मतलब ऑलवेज ट्रू नहीं रहता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि क्या डिफरेंस है। ये 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर आप लोग फेवरेट क्वेश्चन नेटवर्क थ्योरी बोलते हैं तो ये सारे क्वेश्चन में से 4-5 तो ज़रूर पूछा जाएगा। अगर आप लोग पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो पार्ट 1 to 6 60 क्वेश्चन लिया गया इंटरव्यू के लिए, जो कि वाइवा में भी बहुत यूजफुल है, तो उसको आप लोग देख सकते हैं और वो मतलब उसी से लगभग क्वेश्चन पूछा जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कुछ क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, वहाँ आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अगर आप इंटरव्यू रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक और ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं।